नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो नरेंद्र मोदी जी लौट आए इजराइल से। लौटते हुए का जो वीडियो था वो देखकर थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन विदाई के समय उदास होती है, वैसे उदास थे हमारे मोदी जी। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनको धीरे से चूमा, जैसे कह रहे हो कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। खैर, वापस तो ले आए मोदी जी, लेकिन ले क्या आए? मुझे याद है एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं बनिया हूं, मेरे खून में बिजनेस है। और जिसके खून में बिजनेस होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वो जो भी डील करता है उसमें अपना फायदा देखता है। तो इजराइल के साथ बड़ा शोर हुआ, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब गौर से देखिए तो समझ में आता है कि भारत को इस पूरे समझौते से कुछ नहीं मिला है। वैसे भी आप समझ लीजिए एक बात, भारत के सामान के लिए इजराइल में कोई मार्केट तो है नहीं। इजराइल कोई इतना बड़ा देश नहीं है ना, इतना बड़ा मार्केट है। तो ट्रेड डील में अमेरिका के सामने जो जो आप घुटने टेक कर आए हैं उसका कोई कंपनसेशन कम से कम इजराइल के अंदर नहीं हो सकता। इजराइल को तो अपना माल बेचना है, तो इजराइल ऐसे ही समझौते करना चाहेगा कि अपना माल आपको टिकाए। और उसमें भी अच्छा वाला माल उसने नहीं दिया है। अच्छे वाले माल पे कोई बात ही नहीं हुई है। जिस आयरन डोम को लेकर बहुत ज्यादा शोर था कि इजराइल भारत को आयरन डोम दे देगा और आयरन डोम भारत यूज करेगा तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का जो शोर था, उस आयरन डोम पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। आयरन डोम देने की कोई बात ही नहीं हुई है। जो बात हुई है उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें खरीदने वगैरह की बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात नहीं है। तो बात यही है कि एकदम जंग के माहौल में नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं। एक हत्यारा जो आईसीसी से बाकायदा, जिसके लिए वारंट निकला है, गिरफ्तारी के लिए वारंट निकला है, उस हत्यारे के साथ दुनिया में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मोदी जाकर वहां खड़े होते हैं, वो मोदी जी का माथा चूमता है, गले लगने की प्रतियोगिता चलती है, दुनिया भर के तमाशे होते हैं, नेसेट में भाषण देते हैं, नागरिकों की हत्या गलत है चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन गजा पर खामोश रह जाते हैं। 70 साल की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है उसको सिर के बल खड़ा कर देते हैं, पलट के रख देते हैं। अरब मुल्कों से जो हमारी दोस्तियां रही हैं सबको खतरे में डाल देते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद बदले में मिला क्या? अगर गौर से देखिए तो बदले में मिला जीरो। बदले में यही मिला कि हमारे यहां मोसाद की कार्रवाई और बढ़ जाएगी जो पहले से चल रही है। देखिए, इजराइल की जो समस्याएं हैं उनको आप समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में यूएई के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। यूरोप अंदर से चाहे जो भी हो, ऊपर से इस समय इजराइल का साथ दे नहीं पा रहा है। ईरान के साथ कभी भी जंग शुरू हो सकती है, लेकिन अमेरिका लगातार यह कह रहा है पहला हमला तुम करो, ताकि पहला हमला तुम्हारे ऊपर हो, उसके बाद हम शामिल होंगे। हथियारों के खरीद के लिए वो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अमेरिका के हथियार ना मिले तो ईरान के सामने इजराइल 10 दिन भी ना टिक पाए। पिछले 12 रोजा जंग में हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे अकेले पड़े आदमी के लिए जरूरत थी? भारत इतना बड़ा देश, इतना पुराना इतिहास, लेकिन मोदी जी इस तरह से गए जैसे किसी महाराजा के दरबार में जा रहे हैं। और इजराइल ने उसको जम के मार्केट किया, सारी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत हमारे साथ खड़ा है। और नरेंद्र मोदी ने भी गजा और ईरान का नाम तक नहीं लिया और यही दिखाया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इसके पीछे एप्स्टीन फाइल है कि क्या है वो मैं नहीं जानता, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। इजराइल भारत से क्या चाहता है? पहली बात तो यह कि अपने सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के लिए बाजार चाहता है। गजा पे जो सारा कुछ हुआ है उसमें जो भारत में सिक्योरिटी इक्विपमेंट बनाने वाले हैं उन्होंने भी खूब पैसे कमाए हैं। गजा के लोगों की हत्या में भारत की हथियार कंपनियों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। खूब सारे हथियार इजराइल को बेचे हैं। और इजराइल में डेवलप्ड कई सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, सिक्योरिटी टेक्निक्स, जो वो बेचना चाहता है, जिसके लिए भारत एक बाजार है और भारत वो खरीदेगा। यहां तक तो ठीक है। इसके आगे इजराइल ये चाहता है कि हमारे यहां से मजदूर लगातार उसको मिलते रहे, मजदूरों की सप्लाई होती रहे। अब भारत कितनी भी बड़ी बड़ी डींग हाँक ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, हकीकत तो यही है ना कि नरेंद्र मोदी 10 साल में जितना विकास के आंकड़े गिनाते हैं वो सारा विकास अडानी, अंबानी और थोड़े से लोगों का हुआ है। भारत की बड़ी जनता अभी भी बेरोजगार है।
भारत की बड़ी जनता की हालत यह है कि दाल रोटी नहीं है उसके पास, दाल रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तभी तो वो गुंडे मिलते हैं जो कभी जाकर किसी की दुकान बंद कराते हैं, कभी जाकर रोड पर लिखाते हैं ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, जैसे उनके बाप की रोड हो, कभी कुछ करते हैं, कभी अंडे की दुकान पे दिखाई देंगे, कभी पार्टी में जाकर कुछ करेंगे। ये सारे जो गुंडे मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे यहां रोजगार नहीं, और रोजगार मिले तो आदमी कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है, अंडमान निकोबार जाने को तैयार हो जाता है, और भी जाने कहां कहां जाने को तैयार हो जाता है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको भारतीय लेबर काम करता हुआ मिल जाएगा। मैं यूके में था और मैं अपनी बेटी के पास रुका हुआ था, तो मैंने कहा खाने की कुछ बात थी, मैंने कहा ऐसा करते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं, तो उसने कहा यहां पर बाहर से मंगवाना भी बहुत महंगा पड़ता है, बाकी बातें हो रही थी। फिर उसने बताया मुझे कि जितने ये स्कूटर से मोटरसाइकिल से पहुंचाते हैं खाना वाना, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोग ये काम नहीं करते। तो आप सारी दुनिया में जाएंगे तो इस तरह की मजदूरी करते हुए आपको हिंदुस्तानी दिख जाएंगे। और इजराइल को जरूरत है मजदूरों की, क्योंकि अक्टूबर वाली घटना के बाद फलस्तीनी मजदूरों के ऊपर बैन लगा दिया गया है, फलस्तीनी लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, तो उनको लेबर की जरूरत है। भारत लेबर का सप्लायर है। वैसे भी भारतीय लेबर, इंडियन लेबर जो है पूरे मिडिल ईस्ट में बिखरा हुआ है। सऊदी में देख लीजिए आप, यूएई में देख लीजिए, ओमान में देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए आप, आपको इंडियन लेबर काम करता हुआ दिखेगा। लाखों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, लेकिन इजराइल में भारतीय मजदूर बहुत ज्यादा कभी नहीं रहे, थोड़े बहुत लोग हैं। अब इजराइल जो है चाहता है कि भारत से मजदूरों की सप्लाई लगातार होती रहे, उनके नाले साफ करने के लिए, उनके खेतों में काम करने के लिए, उनके फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए हिंदुस्तानी लेबर की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी चूंकि हिंदुस्तानी लेबर को हिंदुस्तान के अंदर नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको याद होगा कि जिस समय वहां जंग चल रही थी उस समय योगी आदित्यनाथ कह रहे थे इतने हजार लोगों को हमने नौकरी दिलवा दी, कहां? इजराइल में। मतलब विदेश भेजकर वहां मजदूरी करवाने में भी गर्व महसूस किया जा रहा है, क्योंकि अपने घर में तो आप नौकरी दे नहीं सकते। तो इजराइल को लेबर की सप्लाई बिल्कुल रेगुलर रहेगी। अब आप देखिए इसमें जो समझौते हुए हैं, जो बात हुई है, 17 एग्रीमेंट आब्लिक एमओयू है। एमओयू की कहानी यह है कि किसी एमओयू का इतिहास आप देख लीजिए। यूपी में समिट होती है, कहा जाता है इतने करोड़ का, इतने हजार करोड़ का एमओयू हो गया, और जब असलियत देखी जाती है तो यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कागज बन के रह जाता है, ज्यादातर केसेस में कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने गुजरात पर प्रोफेसर हेमंत शाह के साथ एक बार वीडियो किया था, तो उन्होंने यह बताया था कि 100 अगर एमओयू हुए हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 या 4 ऐसे होते हैं जो जमीन पे उतरते हैं। तो 17 एमओयू जो हुए हैं वो कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने नहीं होंगे, हम नहीं जानते हैं। जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन में सहयोग पर एक एमओयू है। एडवांस जियो फिजिकल और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात है। एनसीपीआई, इंटरनेशनल डिजिटल सहयोग वगैरह, यही सारी बातें हैं। सुरक्षा को लेकर, आयरन डोम को लेकर तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली अगर देखा जाए तो इजराइल से खाली हाथ लौट के आए हैं। अपनी इज्जत, अपने देश की इज्जत, अपने देश की प्रतिष्ठा सब दांव पर लगाकर आए हैं। लड़ाई के समय जाकर एक ऐसे देश के साथ आप खड़े होते हैं जो पूरे दुनिया में पैरिया स्टेट बना हुआ है, पूरी दुनिया जिससे नफरत करती है। अमेरिका जैसे देश में आधे से ज्यादा लोग इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। प्यू की रिपोर्ट में पहले आपको दिखा चुका हूं, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया भर में इजराइल को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इंडिया के अंदर 34% लोग लाइक करने वाले और 29% लोग डिसलाइक करने वाले थे। और सवाल यही उठता है कि आखिर भक्तों को इजराइल से इतनी मोहब्बत क्या है, क्यों है? एक ही चीज कॉमन दिखाई देती है, और तो कोई सिद्धांत है नहीं। आपको मैं बता दूं कि हिटलर जब यहूदियों को भगा रहा था तो सावरकर और गोलवरकर बाकायदा उनके साथ खड़े थे, बाकायदा हिटलर का समर्थन कर रहे थे। और आज वही यहूदी, वही ज़ायनिस्ट जब अरबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो ये ज़ायनिस्टों के साथ खड़े हो गए हैं। यानी जो अत्याचार करे उनके साथ ये हमेशा खड़े रहते हैं। और कॉमन क्या है? हिंदुस्तान के अंदर ये इस्लामोफोबिया फैलाते हैं और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाता है इजराइल। आईएसआईएस के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से अब जानते हैं। 50 ऐसे दस्तावेज और वीडियोज आ चुके हैं जिनमें सीआईए के पुराने लोगों ने कहा है कि आईएसआईएस को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। मैं अक्सर इस पर बात करता हूं कि आईएसआईएस का पूरा इतिहास उठाकर आप देख लीजिए।
आईएसआईएस ने सिर्फ मुसलमानों को मारा है। आईएसआईएस ने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, कभी फलस्तीनी मुसलमानों के लिए एक ज़ायनिस्ट को नहीं मारा, इजराइल को कभी चिंगोटी भी नहीं काटी, इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सीरिया को तहस नहस कर दिया, यजीदियों को मारा और जाने शियाओं को मारा, सीरिया को तहस नहस किया, इराक में बदमाशी करने की कोशिश की, ईरान में घुस नहीं पाए क्योंकि आईआरजीसी, जिसको टेररिस्ट बता रही है आजकल यूरोप की सरकारों ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है, उस आईआरजीसी ने आईएसआईएस को ईरान में घुसने नहीं दिया, वरना ईरान में वो क्या तबाही मचाते कहा नहीं जा सकता है। सीरिया में जबरदस्त तबाही मचाई, टर्की में भी बदमाशी की और जिनको मारा ज्यादातर मुसलमानों को ही मारा। वो आईएसआईएस इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था और उसी आईएसआईएस के जिसको आतंकवादी कहते थे, ये जिस जोलानी के सर पर लाखों डॉलर का इनाम था, उसी जोलानी को इन्होंने लाकर सीरिया में राष्ट्रपति बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका का खेल क्या है। आतंकवाद की जितनी परिभाषाएं हैं अगर लागू की जाए तो इजराइल से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इजराइल से भक्तों को इतनी मोहब्बत इसलिए है, नरेंद्र मोदी को इजराइल से इसलिए इतनी मोहब्बत है क्योंकि इस्लामोफोबिया यहां भी चलता है। यहां भी मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इजराइल में भी जो मर रहे हैं, गजा में जो लोग मारे गए हैं, वो अरब मुसलमान हैं। हालांकि अगर इतिहास आप देखेंगे तो अरब क्रिश्चियंस के साथ उतना ही बुरा व्यवहार किया गया है। यह आप लोगों को सुन के आश्चर्य हो सकता है, लेकिन गजा के अंदर ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी और उनके साथ भी अत्याचार किया गया है। वेस्ट बैंक में ईसाइयों के गांव भी उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं एप्स्टीन फाइल के थ्रू या किसी और के थ्रू इजराइल ने अमेरिका के नेताओं को, हुक्मरानों को ऐसा खरीदा हुआ है कि किसी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। आज भी यूरोप से बहुत सारे ईसाई जब घूमने जाते हैं वहां पर यरूशलेम में और बाकी सारी जगहों पे, तो लौटकर वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं कि कैसे थूका जा रहा था उनके ऊपर। और कई सारे रब्बाइस का कमेंट है जो कहते हैं कि ईसाइयों के ऊपर थूकना हमारा धर्म है। ऐसा धर्म मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई और होगा जिसमें दूसरों के ऊपर थूकना भी अलाउ किया जाए। और नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, गले मिलाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू किस करते हैं, जाते जाते गाल पर किस करते हैं। मैं उसको कोई निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, वहां के कल्चर में शामिल है, लेकिन भारतीय कल्चर में एक पुरुष का दूसरे पुरुष को किस करना बड़ा अजीब सा लगता है। अगर हिंदुस्तान में कोई पुरुष किसी पुरुष को किस कर रहा हो तो हमें अजीब सा बिल्कुल लगेगा। खैर, वो उन दो लोगों के बीच की दोस्ती है, रिश्ता है, उसमें मैं क्यों कुछ बोलने जाऊं। मेरा मसला तो भारत है कि भारत इजराइल से रिश्ता बनाकर आखिर चाहता क्या है और भारत को इजराइल से रिश्ता बनाकर मिलेगा क्या। कल ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने जिस तरह से कहा, बहुत साफ है कि ईरान इसको बहुत क्लोजली देख रहा है और जंग हो या ना हो, ईरान की जो सरकार है जब तक रहेगी तब तक कम से कम ये फांस तो बनी ही रहेगी कि जिस समय जंग के हालात थे आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो जाते। और भारत को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। 10-20 हजार लोगों को वहां रोजगार मिल जाएगा, इससे भारत की बेरोजगारी की समस्या भी नहीं हल होने वाली। दूसरी तरफ सोचिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान के इतने ज्यादा लोग रोजगार करते हैं, वहां अगर एंटी इंडिया सेंटीमेंट शुरू हुआ, अगर भारतीयों को रोजगार मिलना कम हुआ या निकाला जाना शुरू हुआ, तो आप याद रखिएगा करोड़ों रुपए वहां से रेमिटेंस में भारत आते हैं, उनका नुकसान होगा, वो लौटेंगे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में नौकरियां हैं नहीं। दूसरा, अरब वर्ल्ड जो है हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से है। अरब कंट्रीज में हमारा माल जाता है, बिकता है, हमारा सामान बिकता है, हमारे सामान के लिए बड़े बाजार हैं अरब मुल्क, और साथ में हमारे देश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अरब मुल्क, और साथ में हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओमान से ऑर्डर निकल जाएगा, सऊदी से ऑर्डर निकल जाएगा कि हिंदुस्तानियों को रोजगार नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करता है। लेकिन ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट धीरे धीरे जाएगा। कल का आप ट्विटर देखिए, यूएई को छोड़कर मिडिल ईस्ट के अकाउंट्स का आप देखिए, सारे इस बात से नाराज दिख रहे थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिंचिंग के वीडियोस लगातार पोस्ट किए जा रहे थे, लगातार यह कहा जा रहा था कि मुस्लिम हेट की वजह से मोदी और नेतन्याहू इतने करीब आ रहे हैं। और इन सब का असर क्या पड़ेगा, कल्पना करके देखिए, कोई एक शेख है
जो इजराइल को बुरी तरह से नापसंद करता है और ज्यादातर नापसंद करते हैं। अगर सरकारें खामोश रहती हैं या कुछ नहीं करती हैं तो उसकी वजह अमेरिका है सिर्फ। अब उसको अगर नौकरी देनी होगी, 5 हिंदुस्तानी और 5 पाकिस्तानी आएंगे और 2 पोस्ट होगी, और वह हिंदुस्तानी की जगह पाकिस्तानी या किसी और को नौकरी देना शुरू करेगा, तो इसका विरोध तो कोई कर भी नहीं पाएगा। ये तो उसका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन अगर इसी को इन्फ्लेट कर दीजिए, अगर ये लगातार होने लगे, तो हिंदुस्तानियों को वहां नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। दूसरा, हिंदुस्तानियों को हमेशा पाकिस्तानी या दूसरे लोगों से ज्यादा इज्जत मिली है मिडिल ईस्ट में। वो इज्जत पहले भी कम होने लगी है और धीरे धीरे और कम होगी। और इन सब का मिला जुला असर यह होगा कि अगर भारत में अरब मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, अगर भारत के लोगों को रोजगार देना कम कर दिया और भारत की जगह दूसरे मुल्कों से सामान खरीदना शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि हमारी इकॉनमी पर इसका कितना असर होगा। क्या इजराइल इस ऑफसेट को कंपनसेट कर पाएगा? कतई नहीं कर पाएगा। एक तो उसकी औकात नहीं है, इतना बड़ा वो है नहीं, वहां इंडियन सामानों का कोई मार्केट नहीं है, और ना ही वो इतने सारे लोगों को अपने यहां नौकरी दे सकता है। एक बात याद रखिएगा कि इजरायली हिंदुस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितने अरबों से। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक वीडियो आया था, मैंने आपको दिखाया था, जिसमें व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर हिंदुस्तानियों को पीटा जा रहा है। बाद में उस पर कार्रवाई वगैरह हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, लेकिन पहले भी इस तरह के कई वीडियोज आ चुके हैं। तो कोई इज्जत नहीं करते हैं आपकी, लेकिन आप पगलाए हुए हैं नया पापा बनाने के लिए नेतन्याहू को। कुल मिला जुला कर जो ये मोदी की पूरी यात्रा है, मैं बड़े गौर से देख रहा था कि चलो हिंदुस्तान के लिए कोई तो फायदा लेकर आए। कोई फायदा हिंदुस्तान को इस यात्रा से नहीं मिलने वाला है। नुकसान की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और एक ऐसा आदमी जो कहता है कि उसकी रगों में बनिए का खून बहता है, वो बनिया है और बिजनेस उसके खून में है, वो बिजनेस में ये घाटा जानबूझकर उठा रहा है या फिर कोई और वजह है, ये समझना बहुत मुश्किल है। वरना तो शेखों से भी मोदी जी बड़े प्यार से गले मिलते रहे हैं, उनको भाई बताते रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, क्या वजह है, मैं तो नहीं जानता। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।